हाय एवरीवन। और आज जैसा कि आप सबको प्रॉमिस करा गया था यूपीएससी के क्रैश कोर्स के लिए, तो वहां पर हम स्टैटिक सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के साथ में। तो यहाँ पर हम पॉलिटी और गवर्नेंस को डिस्कस करेंगे, साथ साथ में सोशल जस्टिस को भी देखेंगे, जो भी स्कीम्स रहे हैं न्यूज में। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो काम आएगा ही, लेकिन साथ साथ में आप कह सकते हो कि भाई अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं, जहां पर स्टेट पीसीएस है, वहां पर भी ये पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर सीजीएल वगैरह के लिए भी, और साथ साथ में यूपीएससी का ही जो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मतलब सीडीएस वगैरह का भी आ गया है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और साथ साथ में सीएसआईआर का भी एग्जाम आया है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं हमने भी कोर्स लॉन्च करा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि भाई वो एग्जाम आप क्लियर करें, तो आप जुड़ सकते हैं विजन इंस्टीट्यूट के साथ में। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के साथ में। और इसका अगर आपको डिटेल में जानकारी जानना है तो भाई आप avision.co.in पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटी। ठीक है, टॉपिक जो हमने लिया है वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दरअसल हम शुरुआत जो है वो पार्लियामेंट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे सवाल हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर जीएस इन्वॉल्व है, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन। बेसिकली पार्लियामेंट जब भी हम बात करते हैं, अमूमन भारत में जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, यूजुअली 3 टियर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक आप देखोगे कि भाई एक में यूजुअली आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रेसिडेंट होते हैं, एक में लोकसभा और एक में राज्यसभा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। और आर्टिकल्स 79 722 में है, आर्टिकल्स 79 से 122 पार्ट 5 में। ठीक है, अभी हाल ही में नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, जो पुराना पार्लियामेंट का बिल्डिंग था जिसको एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था दिल्ली में, उसी को लेकर के अब आप देखोगे उसको कहीं ना कहीं मतलब म्यूजियम, कॉन्स्टिट्यूशन भवन बनाया गया है। साथ साथ में जो नया पार्लियामेंट है उसको चालू कर दिया गया है, ऑपरेशनल हो चुका है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू पार्लियामेंट का। तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसमें सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। देखिए, जब भी हम यहाँ पे लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो डीपीएसपी में है, आप देखोगे आर्टिकल 50 तो वहां पर क्या मेंशन करा गया है कि भाई ये हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स यूएसए से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन में नहीं है ये। तो वहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 ब्रांचेस की बात करी गई है। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, जैसे एमपी एमएलए है। एग्जीक्यूटिव जो आईएएस आईपीएस है, ब्यूरोक्रेट्स है। ठीक है, और जुडिशरी जो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस आते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप देखिएगा। इसी के साथ साथ में आप देखोगे ये ऑक्यूपाई करते हैं प्री एमिनेंट और सेंट्रल पोजीशन भारत के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करते हैं, जो वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि वेस्टमिंस्टर जो है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट को हमने अडॉप्ट किया है, और इसीलिए ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूजुअली आप देखोगे कि भाई यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है दोनों का डिफरेंस को समझना। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से सारी चीजें आती हैं। और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई यूएस में पार्लियामेंट्री जो है वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। यूएस में प्रेसिडेंशियल है, इसीलिए प्रेसिडेंट के पास सारा पावर है। इंडिया में पार्लियामेंट्री है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास में आप देखोगे तो ज्यादा पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास में ज्यादा पावर है। रियल पावर्स प्रेसिडेंट के पास में नहीं होता है, वो नॉमिनल मतलब हेड होते हैं। रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये सब आपको समझना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्लियामेंट कब बना है? देखिए, फर्स्ट पार्लियामेंट आप देखोगे तो 1951-52 से आपको देखने को मिल जाएगा, और फर्स्ट जो है वो 1952 से एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला पार्लियामेंट स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता है, 1952 से एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने देखा अभी तक कि पार्लियामेंट में 3 ब्रांचेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। आर्टिकल्स हमने देखा 79 से 122 पार्ट 5 में आता है। ठीक है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी। और ये पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी में सुप्रीम है। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने का काम, और एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम, जो आईएएस आईपीएस है। और साथ साथ में आप देखोगे कि भाई जो जुडिशरी है वो क्रॉस चेक करने का काम उसका होता है। ठीक है, तो इसी के बाद में यहाँ तक आपको ध्यान रखना है सारी चीजें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अगले स्लाइड पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको बता दिए कि भाई आर्टिकल 79 से 122 में है, पार्ट 5 में, संविधान में, जो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, बाकी सारी चीजें जो भी हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देखोगे तो भाई हमने ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, यूएस का पैटर्न हमने नहीं लिया है यहाँ पर, और इसीलिए आप देखोगे तो प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट वहां पर नहीं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ है। आपको हम बताएं कि भाई हमने जब पार्लियामेंट की बात करी तो हम कहे कि लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और प्रेसिडेंट भी है। ये ब्रिटेन में है और भारत में है, अमेरिका में नहीं है। ठीक है,
और 79 जो है वो इसी की बात करता है। 80 जो है वो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करता है, ठीक है, और 81 जो है वो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की बात करता है। साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ठीक है लेकिन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, अब हम आते हैं राज्यसभा के ऊपर सबसे पहले, ठीक है। जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है उसको लेकर के भी हम कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। 1954 से ये हिंदी नाम लोकसभा और राज्यसभा अडॉप्ट किया गया। अब आप देखोगे तो ये अपर हाउस है। अपर हाउस क्यों हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम एज है राज्यसभा के लिए इलेक्ट होने के लिए, मेंबर बनने के लिए, वो दरअसल आप देखोगे 30 साल है, 30 इयर्स है, जबकि लोकसभा में 25 इयर्स है, इसीलिए वो लोअर हाउस है या अपर हाउस है। तो यहाँ पे ये अपर हाउस है और ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, आप इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हो फुल्ली, ठीक है, इकलौता ये है, वरना लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है 5 साल या उससे पहले प्रेसिडेंट के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे। सेम आप देखोगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकता है डिसॉल्व, कई बार प्रेसिडेंट्स रूल के चक्कर में और कई बार उसके पहले भी, और यूजुअली आप देखोगे अगर मेजोरिटी नहीं है। और साथ साथ में काउंसिल भी, काउंसिल जैसे मध्य प्रदेश एक समय में हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता है। फिर कई बार डिमांड होता है कि चलो वापस से वो बना लेते हैं, तो इस तरीके से आप देखोगे काउंसिल सिर्फ अभी 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, आर्टिकल 169 के तहत। अब आप देखेंगे फोर्थ शेड्यूल जो है भारतीय संविधान का, वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा का, ठीक है, और ये पॉपुलेशन के बेसिस पे है। चौथा जो शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल, वो राज्यसभा को डील करता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है तो 31 सीट्स है, और जब आप देखोगे त्रिपुरा में महज 1 सीट है। कुल मिलाकर के संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं। आप इसको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है, इसमें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत फेमस है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी मतलब टेरिटरीज को दर्शाया जाता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1। ई मतलब इमोल्यूमेंट्स, जो सैलरी है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस। ए मतलब एफर्मेशंस, ओथ दिलवाना। आर मतलब राज्यसभा का सीट एलोकेशन हमने देख लिया। एस मतलब SC ST का, उनका कंजर्वेशन और बाकी चीजें। ओ आप देखोगे तो अदर ट्राइबल एरियाज की बात कर रही है, तो अदर ट्राइबल एरियाज में 4 राज्य आते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो। एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, मतलब आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे एफ, तो ये फेडरल पावर्स की बात कर रहा है। फेडरल मतलब सेंटर और स्टेट, तो यहाँ पे 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट है जिस पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट है जिस पर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट है जिस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट पहले बना दे तो फिर वही प्रिवेल करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ में ओ मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर 8वां शेड्यूल पर हम आ चुके हैं, और ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं जो 8वें शेड्यूल में आते हैं। इनिशियली 14 थे, बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st अमेंडमेंट एक्ट से, फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 92nd अमेंडमेंट एक्ट से, फिर एल जो है 9वां। अब 8 तो पहले से हुआ करता था, इसके बाद से संविधान में संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लाया गया। तो एल जो है 9th शेड्यूल, ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है, जो जमींदारी, टैक्स सिस्टम, लैंड पे, वो सारी चीजों को एबॉलिश करता है। और इसी के साथ साथ में ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। यूपीएससी प्रीलिम्स में एक साल सवाल था, 9th शेड्यूल कौन से एक्ट से लाया गया है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर एल का हमने ये चीज देख लिया है। इवन उस समय ये भी कहा गया कि जो लॉ, जो जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 आप पढ़िएगा फंडामेंटल राइट्स का, तो वो कहता है कि पार्लियामेंट लॉ तो बना सकता है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो हटा दिया जाएगा। ये केशवानंद भारती केस से भी आया कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो केशवानंद भारती केस तो 1973 में आया, ये तो 1951 में हम पढ़ रहे हैं कि भाई वहां पर ये कहा गया कि जो भी लॉ 9वें अनुसूची में 9th शेड्यूल में रखा जाएगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, जुडिशियल चेक नहीं हो सकता है, यानी कि मनमानी करो। तो फिर इसको आप देखोगे अगेन IR कोहिल केस, केशवानंद भारती केस, इन सबसे हटाया गया है। फिर डी से है डिफेक्शंस, दल बदल, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो लोग करते रहते हैं। आयाराम गयाराम का कॉन्सेप्ट, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 52nd से, ठीक है। इसी के साथ साथ में इसमें नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद पार्टी को ज्वाइन कर ले, इंडिपेंडेंट अगर कभी भी ज्वाइन कर ले, ठीक है, इस तरीके से अगर पार्टी व्हिप जारी कर दे और लोग ना माने तो ये आप ध्यान रखिएगा। पी मतलब पंचायत है, ठीक है, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। सबसे पहला पंचायत जो है वो नागौर राजस्थान में है, बलवंत राय मेहता कमेटी की अध्यक्षता में, रिकमेंडेशंस में, और यहाँ पे कुल मिलाकर के 29 मैटर्स हुआ करते हैं। एम मतलब म्यूनिसिपैलिटीज, ये
74th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। सारे संविधान में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। संविधान जो है हमारा वो फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। तो सोचिए 74वां संविधान संशोधन 1992, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, और उस वक्त म्युनिसिपैलिटीज लाया गया, सबसे पहला मद्रास में लाया गया। इसमें कुल 18 मैटर्स हैं। एक बॉडी है जो एंटायरली नॉमिनेटेड है, तो उसको अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका भी ये इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियोस के लिए बहुत मेहनत लगता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका रिस्पांस होना चाहिए, और हम देखेंगे कि इस वीडियो पे कितना लाइक्स आता है, कितने लोग फुल वॉच करते हैं, क्योंकि आप अगर जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। खैर, ये बॉडी का बताइएगा कि एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी कौन सी है म्युनिसिपैलिटी वाले डिपार्टमेंट में। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये आप ट्रिक याद रखिएगा शेड्यूल्स के लिए। चलिए नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन राज्यसभा में कुल मिलाकर के 250 मेंबर्स हैं, जिसमें से आप देखोगे तो 238 स्टेट्स और यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका, डायरेक्ट नहीं होता लोकसभा की तरह। दरअसल जो स्टेट के असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, जिनको हम एमएलए कहते हैं, वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। और 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, अलग अलग फील्ड से, जैसे कि लिटरेचर है, आर्ट है, साइंस है और सोशल सर्विस है। ये आप लास्ट के ट्रिक से भी याद रख सकते हो, ठीक है। और ये करेंट स्ट्रेंथ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, सचिन तेंदुलकर उनमें से एक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखोगे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स चुनते हैं, हमने देख लिया है। अच्छा, इसी के साथ साथ में आप देखोगे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू कश्मीर है, जिनका रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। जो मेंबर्स होते हैं कहां से आते हैं आप देखिएगा, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, ठीक है। ये सारी बातें हमने देख ली हैं। इसी के साथ साथ में इनका फंक्शंस यही है कि भाई रिव्यू करना जो भी लॉ बनाया गया लोकसभा के द्वारा, ठीक है। एक बैलेंस रखा जाएगा, चेक रखना कि लोकसभा मनमानी लॉ ना बनाए, राज्यसभा होगा तो कहीं ना कहीं वो भी चेक रखेगा, तो फटाक से बिल पास नहीं होगा, एक स्लो मोशन में चीजों को वेरीफाई करके होगा, जो डेमोक्रेसी के लिए भी काफी हेल्दी है। कि बिल अगर आता है, अगर सिर्फ लोकसभा होगा तो बिल पास होकर निकल जाएगा, लेकिन राज्यसभा होगा तो उसको चेक करेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, वो हो सकता है अलग अलग मतलब व्यूज आए, तो उस पर विचार विमर्श हो सकता है, जो कहीं ना कहीं डिबेट एंड डिस्कशन पार्ट है डेमोक्रेसी का। ऐसे मनमानी नहीं होना चाहिए। और ये इनिशिएट करता है लेजिस्लेशन, और बेसिकली किस तरीके से, हालांकि बहुत ज्यादा इसको पावर नहीं दिया गया है। मनी बिल जो है, मतलब इसी चीज में हम देखेंगे काफी हद तक कि भाई लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, यहाँ पे राज्यसभा के पास थोड़ा सा लिमिटेड पावर है। जैसे पहला आप देखोगे तो इनके पास पावर है कि मतलब यूजुअली जो स्टेट रिलेटेड मैटर्स है उसके बारे में, तो ये पार्लियामेंट से कह सकते हैं कि भाई आप स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकते हो, ठीक है। ये आप देखिए, स्टेट लिस्ट पे राज्यसभा अगर रेकमेंड करता है तो पार्लियामेंट राज्य के लिए, देखिए अभी हमने 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट पढ़ा, हम आपको बताया स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, लेकिन यहाँ आप पढ़ रहे हो कि भाई यूनियन पार्लियामेंट मतलब कर सकता है ऐसा। अगर राज्यसभा बोले तो, राज्यसभा अगर बोलता है कि भाई महाराष्ट्र के लिए, राज्य के लिए आप लॉ बना दीजिए पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, क्योंकि राज्यसभा ने बोला है। और ये स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए। जो टोटल मेंबर्स का स्ट्रेंथ है उसमें से 2/3 जो मेजोरिटी है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो 250 का 2/3 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कंपलसरी है, ये लोकसभा के बोलने पे नहीं होगा। एक और पावर आप कह सकते हो कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना, आर्टिकल 312 में आप पढ़ोगे तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो IAS IPS हैं, ये बेसिकली नया अगर ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना है तो राज्यसभा के एक रिजोल्यूशन से हो सकता है। एक और हम कह सकते हैं कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को हटाना। वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, की वाइस प्रेसिडेंट बने कि ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएंगे। अच्छा, तो वहां पर आप देखोगे कि भाई उस केस में वहां पर भी सेम है कि उनको हटाने के लिए जो रिजोल्यूशन लाया जाएगा, वो रिजोल्यूशन को दरअसल मतलब राज्यसभा ही इनिशिएट करेगा, सिंपल मेजोरिटी से पास करके। सिंपल मेजोरिटी मतलब जो मेंबर्स आए हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ तक तुमने राज्यसभा का देखा है। इसके अलावा आपको कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है इससे ज्यादा भी, तो आप जैसा कि आपको हम बताएं कि भाई आप जुड़े रहिए बस। अब लोकसभा पे हम आते हैं। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उम्र के वजह से हमने आपको बताया, इसका जो वर्तमान स्ट्रेंथ है वो 543 है, पहले 545 हुआ करता था।
तो दो एंग्लो इंडियंस का जो सीट है वो हटा दिया गया है बाई 104th अमेंडमेंट एक्ट। और अब 104th अमेंडमेंट एक्ट ही एससी एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिजर्वेशन होता है, देखिए राज्यसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में क्योंकि हम डायरेक्ट चुन रहे हैं तो लोकसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन है, और इसीलिए 104th अमेंडमेंट एक्ट ने वो रिजर्वेशन को तो 2030 तक बढ़ा दिया। लेकिन आप देखोगे कि भाई जो एंग्लो इंडियंस थे उनके रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है, तो इसलिए 543 पहले 2 सीट हुआ करता था जो प्रेसिडेंट चुनते थे। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि भाई डायरेक्ट चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, और ये जो एक्ट है 1965 का ये गवर्न करता है, यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1965 का। इसका फंक्शन यही है कि भाई एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट तरीके से काम करना। पावर्स आप देखोगे तो ज्वाइंट सिटिंग में डिसीजंस लेना। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108, देखिए 4 प्रकार के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब इनमें से 2 ऑर्डिनरी बिल पे और फाइनेंशियल बिल पे अगर पास होने के समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतलब कहीं ना कहीं मंजूरी ना मिले, अटक जाए वो मामला, तो फिर दोनों हाउसेस एक साथ बैठ सकते हैं। ऐसा समन दोनों हाउसेस को समन कौन करेगा, कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएंगे, लेकिन दोनों हाउस को प्रिसाइड कौन करेगा एक साथ में, तो स्पीकर करेंगे। और ज्वाइंट सिटिंग में यूजुअली लोकसभा के पास 543 का स्ट्रेंथ है, तो अमूमन वो बिल पर लोकसभा की मंजूरी मिल जाती है, लोकसभा के चाहत के अकॉर्डिंग मंजूरी मिल जाती है, क्योंकि राज्यसभा में सिर्फ 250 का मेजोरिटी है, हमने देखा। तो ये डिसीजंस हैं, और इसके भी हमने देखा कि भाई प्रिसाइड कौन कर रहा है, स्पीकर कर रहे हैं। फिर हम देखें कि भाई यहाँ पर ये सारी चीजें हमने देख ली हैं लोकसभा के कंटेक्स्ट में। मनी मैटर्स, तो मनी बिल, कोई भी बिल अगर मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करने का जो पावर है वो स्पीकर के हाथ में है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है लेकिन ये स्पीकर के हाथ में है, और प्रेसिडेंट के कहने पे इसको लाया जाता है। इवन वोट ऑन अकाउंट, मान लो कि भाई बजट जो है उसमें अगर कुछ कमी आ जाए, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया हो, पैसे कम पड़ रहे हो, तो इमरजेंसी फंड के लिए वोट ऑन अकाउंट होता है जो 1/6 ऑफ द बजट होता है, तो उसके लिए भी इनिशिएट लोकसभा ही कर सकता है, राज्यसभा नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आप देखोगे कि भाई राज्यसभा मनी बिल में सिर्फ 14 दिन तक का ही है कि भाई डिले कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, तो यहाँ पर आप देखोगे लोकसभा कंट्रोल करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के पास में आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप देखोगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब अगर मतलब जो सरकार है उसको अगर हटाना है तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाता है अपोजिशन के द्वारा। 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, कोई रीजन नहीं बताना है। अगर वो पास हो गया तो फिर जो सरकार है उनको रिजाइन करना होगा। अमूमन आप देखोगे तो ये चौधरी बेसिकली आप देखोगे एचडी देवेगौड़ा साहब के साथ में ऐसा हो चुका है, फिर आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ में भी ऐसा हो चुका है। तो यूजुअली आप देखोगे कि भाई ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इवन वीपी सिंह साहब के साथ भी हो चुका है। तो ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको हटाया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। सबसे पहला 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, सारा फैक्चुअल है, सारे से सवाल बनते हैं, ठीक है। और इसी के बाद में नो कॉन्फिडेंस भी सिर्फ आप देखोगे तो लोकसभा का ही पार्ट है, राज्यसभा में नहीं हो सकता है। फिर आप देखोगे तो लोकसभा के पास पावर है कि भाई वहां पर आप जो मोटा मोटा हमने देखा, एक और पॉइंट है कि नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना। नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत किसी भी पार्ट में या पूरे भारत में लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा 3 बार लगाया भी जा चुका है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे। अच्छा, तो जब ये लगाया गया राष्ट्रपति के द्वारा, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएंगे, ठीक है। लेकिन लोकसभा भी हटा सकता है अगर एक सिंपल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास कर दे, सिंपल मेजोरिटी से। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, कहीं आपको कंपाइल होकर के एक जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं लिखते भी चलिए साथ में। अब प्रेसिडेंट पे आते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑल्दो मेंबर तो नहीं है मतलब किसी भी हाउस का, लेकिन वो पार्लियामेंट का पार्ट है। वो पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, लेकिन हमने देखा कि भाई वो इसका हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, और वो हेड ऑफ द स्टेट है और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है। इनका आप देखोगे एमपी और एमएलए का, तो ये प्रेसिडेंट ही जो है वो इलेक्ट करवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। किसी भी बिल को पास तभी होता है जब वो दोनों हाउस से पास हो जाए और प्रेसिडेंट का साइन लग जाए। फिर हमने देखा इसको समन और प्रोरोग करना, तो हाउसेस को समन करना ज्वाइंट सिटिंग के लिए 108 के तहत ये प्रेसिडेंट का ही पावर है, और प्रोरोग करना कोई भी सेशन, जैसे विंटर सेशन चल रहा था, अब मान लो कि अगर वो सेशन एडजर्न कब हो जाता है कि भाई आज का खत्म, एडजर्नमेंट सिने डाई, मतलब हो सकता है 1 सप्ताह के लिए खत्म, कोई फिक्स नहीं बताते हैं, लेकिन 1 सप्ताह के लिए। और प्रोरोगेशन मतलब पूरा का पूरा सेशन खत्म, तो ये प्रोरोगेशन का पावर पूरा सेशन खत्म कर देना बीच में से ही वो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो ये सारा हमने देख लिया। इसी के साथ साथ में क्वालिफिकेशंस क्या है, तो राज्यसभा के लिए 30 साल की सदस्यता, ओथ वगैरह बाकी संविधान के अकॉर्डिंग होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 मेंशन करता है कि भाई वो उस राज्य के होने चाहिए, ठीक है, जहां से वो चुने जा रहे हैं। जैसे अगर आप गुजरात से हैं तो आपका जो निवासी आप हैं वो गुजरात के होने चाहिए, ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बोल रहा है कि आप राज्यसभा में अगर गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप गुजरात के होने भी चाहिए निवासी। संविधान में नहीं लिखा है, कई बार वो लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आप आइएगा तो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा लोकसभा में 25 साल का उम्र है, और ये भी सेम बात है कि भाई क्वालिफिकेशंस होना चाहिए कि ये सारा मतलब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर होना चाहिए। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप वाराणसी से हैं तो वाराणसी में, जैसे अगर हम वाराणसी से बिलोंग करते हैं तो वाराणसी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर होने चाहिए, तभी हम लोकसभा से चुनाव मतलब बेसिकली लोकसभा के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे SC ST की भी बात हमने देख ली है और बाकी सारी चीजें भी हमने बेसिक में देख ली है। डिस्क्वालिफिकेशंस पे अगर हम आते हैं, दोनों हाउसेस के लिए सिमिलर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स क्या है कि भाई अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि आपका सरकारी PSU में किसी भी कंपनी में 25% का आपके पास शेयर है, या आप उस कंपनी में मैनेजर के पद पे हैं, तो ये क्या है, आप एक मिनिस्टर के पद पर होकर के भी आप डबल बेनिफिट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, सरकार से तो आप पैसा ले ही रहे हैं, फिर आप डबल बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये अनसाउंड माइंड और ऐसा कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, मतलब पागल घोषित हो गए हो। इसी के साथ साथ में अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, बैंक से लोन लिया है लेकिन वो पे नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ में भारत के वो नागरिक अब नहीं रह गए हो किसी और कंट्री का, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। और ये हमने कहाँ से लिया है ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो लोग अभी तक वीडियो में बने हैं। और जो लोग बने हैं हम आपको वादा करते हैं कि पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको पार्लियामेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर आप वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं अगर डाउट हो तो, और अगर फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ में डिस्क्वालीफाई किए गए हैं अंडर एनी लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा। अब वो इसी के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आता है 1951 का कि भाई इलेक्शन में कोई अगर ऑफेंस हो जाए, ठीक है, फिर इम्प्रिजनमेंट, अगर डिफेमेशन जैसे मानहानि का केस, राहुल गांधी ने कहा कि भाई जितने मोदी कम्युनिटी के लोग हैं सारे के सारे चोर हैं, इस वजह से उनके ऊपर मानहानि का केस लग गया, डिफेमेशन का। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि भाई उनको 2 साल का, गुजरात मतलब जो सूरत कोर्ट था उन्होंने 2 साल का सजा भी दे दिया। यहाँ पे आप पढ़िएगा तो लिखा है कि 2 साल तक सजा अगर किसी को मिलता है तो फिर वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब राहुल गांधी 8 साल के लिए उनका टाटा बाय बाय हो गया था। लेकिन फिर आप देखोगे कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट आता है, उन्होंने कहा कि भाई डिफेमेशन इतना भी बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, और आप इस चीज को छोड़ सकते हैं फाइन वगैरह लगा करके, लेकिन उनको 2 साल तक का सजा मत दीजिए। तो ये डिफेमेशन आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आप देखोगे तो उनको डिसमिस कर दिया गया हो गवर्नमेंट सर्विस से करप्शन के लिए, अगर या दुश्मनी फैला रहे हो या बेसिकली प्रीच कर रहे हो, जैसे कि डाउरी, सती, अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये सारी बातें भी आती हैं। तो ये अगर कर रहा है कोई तो ये गलत है। टेन्योर तो राज्यसभा का 6 साल का है और ये परमानेंट है, हमने देख लिया है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है वो रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 इयर्स, ठीक है, वो वापस से आ सकते हैं। लोकसभा का हमने देखा कि 5 साल का है, ठीक है, और बेसिकली इसको पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी अगर लगा हुआ होगा तो इसका टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर एट अ टाइम, चुनाव नहीं होगा, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर अगर इमरजेंसी खत्म हो चुका है तो फिर चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये 5वें लोकसभा में आप देखोगे तो ऐसा हुआ था जब वो 6 साल का हो गया था, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी जी जो है उन्होंने इमरजेंसी इंपोज किया था। अब आप देखोगे राज्यसभा तो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ये हमने देख लिया है, और इनके एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो बेसिकली रहते हैं, जो प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। और लोकसभा में स्पीकर हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और उनके नहीं रहने पे डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पर भी हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं तो बेसिकली पार्लियामेंट लॉ बना सकता है यूनियन लिस्ट पे, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब बेसिक हमने देख लिया है, ठीक है, दोनों मिलकर के भी बना सकते हैं। रेसिडुअरी पावर पर कौन बना सकता है, तो सिर्फ पार्लियामेंट। तीनों लिस्ट के अलावा भी रेसिडुअरी पावर का है तो वहां पर सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल में हमने देखा कि भाई मतलब कस्टोडियन भी है ये पब्लिक मनी का पार्लियामेंट जो है, इसीलिए बजट जो है वो अप्रूव किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा हर साल, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ये है और आर्टिकल 112 में है, ठीक है। चलिए इलेक्टोरल फंक्शंस में आप देखोगे तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और करते ही हैं। प्रेसिडेंट में आप देखोगे तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है, तो और इवन इम्पीचमेंट में भी तो हाँ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में भी सेम है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में आप देखोगे तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करना और बाकी चीजें यहाँ पर, ठीक है, आप बाकी का खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा कि भाई प्रेसिडेंट को हटाने का काम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीच करना, प्रेसिडेंट को आप सिर्फ इम्पीच कर सकते हो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, आर्टिकल 61, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे, ठीक है। अमेंडमेंट अगर करना है तो यूजुअली आप देखोगे स्पेशल मेजोरिटी से ज्यादातर अमेंडमेंट पार्लियामेंट ही करती है, और इसी के साथ साथ में कई बार उनको राज्यों का भी अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे कि जीएसटी वगैरह जो फेडरलिज्म में चेंजेस ला रहा है। पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को, ये हमने केशवानंद भारती केस से भी देख लिया था। और एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल उनका है अलग अलग मोशन से, जैसे कि क्वेश्चन आवर, 0 आवर, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस को
एड्रेस करने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट और फिर से लोकसभा सिर्फ। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, जहां पर हमने मोटा मोटा देखने की कोशिश करी है कि किस तरीके से काफी सारी चीजें पार्लियामेंट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमने एक जिस्ट आपको देने की कोशिश की, एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश की है कि भाई पार्लियामेंट से किस तरीके से सवाल बन सकता है। अब हम करंट से अगर रिलेट करेंगे तो वो न्यू पार्लियामेंट भी है, ठीक है। इसी तरीके से हम स्टैटिक के सारे जो टॉपिक्स हैं कोशिश करेंगे कि आपको बाकी भी बहुत जल्द आपको अलग अलग टॉपिक्स भी मिल जाएगा। प्लेसेस इन न्यूज हम चालू कर रहे हैं, स्कीम्स का हम चालू कर रहे हैं। तो अगर आपको फिर भी कुछ लगता है आप बता सकते हैं, आपके हिसाब से भी और कुछ होना चाहिए तो, और कोशिश करिए कि CSIR का फॉर्म आप लोग जल्द से जल्द भर दीजिए। और बाकी अगर आप लोग को परेशानी है किसी भी तरीके से प्रिपरेशन में तो आप इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उस तैयारी में आपसे हम जितनी मदद कर सक पाएंगे उतनी बेहतर हम करेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ एक हमने ओवरव्यू देने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो जिन लोगों ने पूरा देखा है प्लीज एक लाइक करिएगा इस एफर्ट के लिए, और हम भी आपको मतलब कहीं ना कहीं ये बात के लिए आश्वासन देते हैं कि आपको जितना हो सकता है हम हेल्प जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।